काय फलकीय। एक होता है होलोकार्पिक, एक होता है यूकार्पिक। तो इसके अधिकांश जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, होलोकार्पिक भी होते हैं और यूकार्पिक भी होते हैं। मोस्टली यूकार्पिक होते हैं और इनके कुछ जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, होलोकार्पिक भी होते हैं। होलोकार्पिक और यूकार्पिक के लिए अपन ने लास्ट एपिसोड में बहुत अच्छे से डिटेल से देखा था कि अंशफलकीय कुछ ही भाग उनका मूवमेंट्स के फॉर्मेशन में और उनकी बॉडी के लिए यूज किया जाता है, और यदि पूर्ण बॉडी यूज की जाती है तो वो होते हैं होलोकार्पिक। नेक्स्ट अपन इसकी बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, नंबर 5 कैरेक्टर, और 5 नंबर कैरेक्टर है इसका रिप्रोडक्शन। जनन कि जितने भी ओमाइसीटीज के सदस्य होते हैं वो दो प्रकार का जनन करते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। तो जो लैंगिक जनन है उसके लिए अपन ने परसों देखा था, लास्ट एपिसोड में अपन ने देखा था कि अलैंगिक जनन तो जो है वो सिंपल स्पोर द्वारा, कोनिडिया द्वारा, बेसिडिया द्वारा, इनके द्वारा होता है। लेकिन लैंगिक जो जनन है वो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा ही क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो जो ओमाइसीटीज के सदस्य हैं इनके अंदर भी दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी कि हम कहें तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन यानी कि इनके अंदर जो है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। तो अपन इन दोनों प्रकार के जो जनन है इसके अंदर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन जो है वो किस प्रकार से होता है और कैसे कैसे उसके अंदर स्पोर बनते हैं। थोड़ा सा आपको जो है इतने कैरेक्टर पढ़ने के बाद में ये तो आइडिया हो ही गया होगा कि जब अलैंगिक जनन हो रहा है, स्पोर बन रहे हैं, तो स्पोर पे फ्लैजिला तो होंगी ही होंगी, पहला कैरेक्टर। दूसरा, ये मैंने आपको समझाया कि काइट्राइडियोमाइसीटीज और हाइपोकाइट्राइडियोमाइसीटीज दोनों में तो एक एक फ्लैजिला थी, लेकिन किसमें, ओमाइसीटीज में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट थी। इसका मतलब ओमाइसीटीज के सदस्यों में कितनी फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वही 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी। तो अपन बात करते हैं यहाँ रिप्रोडक्शन, जनन, और जनन में भी अपन यहाँ बात करते हैं अलैंगिक जनन। तो सिंपल सी बात है, अलैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा होगा, बीजाणुओं के द्वारा होगा, स्पोर के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, स्पोर के द्वारा होगा। और ये सारे स्पोर किस टाइप के होंगे, जो स्पोर टाइप के होंगे, चल बीजाणु टाइप के होंगे। कैसे होंगे, चल बीजाणु टाइप के होंगे ये स्पोर। अब चल बीजाणु है, इसका मतलब उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, कसाबिका। क्या प्रेजेंट होगी, कसाबिका। और कसाबिका भी कितनी संख्या में प्रेजेंट होगी, 2 की संख्या में जो है इसके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी। अब जो 2 फ्लैजिला हैं वो किस टाइप की होंगी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। फ्लैजिला के टाइप्स अपन ने पहले भी एक बार देखे हैं, और एक बार अपन और डिटेल से इसको समझ लेते हैं कि सपोज करो कि ये एक जो स्पोर है इसके ऊपर ये 2 फ्लैजिला निकली। अगर इनमें से जैसे इस फ्लैजिला की बात करें तो बिल्कुल स्मूथ है, और अगर इस फ्लैजिला की बात करें अपन तो इसके ऊपर हेयर्स और प्रेजेंट है, दोनों में चेंज है। एक फ्लैजिला बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ माने चिकनी, और रफ।
मानी खुरदरी, रफ मानी खुरदरी। तो जो स्मूथ फ्लैजिला होती है उस फ्लैजिला को पैथोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं? विपलेस। क्या कहते हैं उसको पैथोलॉजी की भाषा में? विपलेस फ्लैजिला कहते हैं। विपलेस को हिंदी में कहते हैं कुर्च, कुर्च फ्लैजिला। क्या कहते हैं उसको? विपलेस, कुर्च फ्लैजिला। और जो रफ टाइप की होती है उस फ्लैजिला को क्या कहते हैं? टिन सेल, टिन सेल फ्लैजिला, टिन सेल फ्लैजिला। और टिन सेल फ्लैजिला को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतोद। क्या कहते हैं? प्रतोद। तो हम क्या कह सकते हैं कि oomacetes के जितने भी सदस्य होंगे जब ये अपना रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनके जो स्पोर होंगे उनके ऊपर कितनी फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी? 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी। एक फ्लैजिला उनमें रफ टाइप की होगी यानी कि खुरदरे प्रकार की होगी, और दूसरी फ्लैजिला इनके ऊपर कैसी होगी? चिकने प्रकार की फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, स्मूथ फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। तो जो रफ फ्लैजिला होती है उसको कहते हैं टिन सेल फ्लैजिला, और जो स्मूथ प्रकार की फ्लैजिला होती है उसे कहते हैं विपलेस प्रकार की फ्लैजिला। तो जितने भी oomacetes के सदस्य होते हैं इन oomacetes के सदस्यों में दोनों प्रकार की कशाबिकाएँ प्रेजेंट होती हैं, यानी कि एक कशाबिका खुरदरी होती है और दूसरी कशाबिका चिकनी होती है। ये तो हुआ कौन सा रिप्रोडक्शन? अलैंगिक प्रकार का जनन। अब अपन बात करते हैं इसमें लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन की अगर अपन इसमें बात करें तो कल भी अपन ने थोड़ा सा देखा था कि इनके अंदर लैंगिक जनन की क्रिया 3 मेथड्स के द्वारा होती है। एक में होता है कोशिका द्रव का लयन, एक में होता है केंद्रक का लयन, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो नंबर फर्स्ट जो मेथड है वो है इसके अंदर प्लाज्मोगेमी, यानी कि कोशिका द्रव लयन। और नंबर बी है कैरियोगेमी, यानी कि केंद्रक लयन। और नंबर 3 है मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो हम कह सकते हैं कि oomacetes के सदस्यों के अंदर अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों अलग अलग मेथड्स के द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन तो किसके द्वारा होता है? जूस्पोर द्वारा होता है, और उसके ऊपर जो स्पोर जो है उसके ऊपर 2 फ्लैजिला पाई जाती हैं। एक फ्लैजिला बिल्कुल चिकनी होती है जिसको प्रतोद कहते हैं, एक फ्लैजिला बिल्कुल रफ टाइप की होती है, एक फ्लैजिला बिल्कुल खुरदरी होती है, एक फ्लैजिला बिल्कुल चिकनी होती है, कुर्च टाइप की, एक प्रतोद टाइप की। वैसे ही इनके अंदर लैंगिक जो जनन होता है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी 3 प्रोसेस द्वारा यानी कि मेथड्स के द्वारा कंप्लीट होता है, जिसमें से फर्स्ट जो मेथड्स है वो है प्लाज्मोगेमी, यानी कि कोशिका का जो द्रव होता है एक कोशिका दूसरी कोशिका के साथ लयन करती है यानी कि जुड़ जाती है। दूसरा होता है कैरियोगेमी प्रकार का होता है जिसमें दोनों कोशिकाओं के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। और थर्ड टाइप जो है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात वो कोशिकाएं क्या करती हैं, वापस छोटे छोटे खंडों में बट जाती है। ये हुआ अपना इनका लैंगिक जनन का कंप्लीट काम। अब अपन बात करते हैं इनके अंदर जो लैंगिक जनन है, जो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस के द्वारा कंप्लीट हुआ। तो जब इसके अंदर ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट हुई अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन की,
कि प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी। अब इनसे बनने वाले स्पोर किस टाइप का होगा, जिसके लिए अपने लास्ट एपिसोड में 2 टर्मिनोलॉजी यूज करी थी। एक टर्मिनोलॉजी थी आइसोगेमस और एक टर्मिनोलॉजी थी ऊगेमस। आइसो मीन्स इक्वल, एक समान, समयुग्मकी, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनने वाले सारे स्पोर कैसे होंगे, एक समान आकार के होंगे, एक समान गुण के होंगे, तब तो हम उसको क्या कहेंगे, आइसोगेमी। और जो oomaicetece के सदस्य हैं उनके अंदर लैंगिक जनन के पश्चात बनने वाले सारे स्पोर कैसे होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, इसलिए हिंदी में कहते हैं विषम युग्मकी और उसको इंग्लिश में कहते हैं oogamous। तो कैसे स्पोर बनते हैं इसके अंदर, oogamous प्रकार के, यानी कि हम हिंदी में कहें विषम युग्मकी। विषम युग्मकी प्रकार के क्या बनते हैं, इनके अंदर स्पोर बनते हैं। अब जब स्पोर ही विषम युग्मकी हैं, अलग अलग प्रकार के बनते हैं, तो सिंपल सी बात है कि अलग अलग टाइप के स्पोर क्या करेंगे, फ्यूज़न करेंगे, यानी हम क्या कहें, फर्टिलाइजेशन के योग्य होंगे। और जैसे ही वो फर्टिलाइजेशन करेंगे तो उनके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो oogamous की जो क्रिया है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ट्यूब की आवश्यकता होगी। और वो ट्यूब किस में हेल्प कर रही है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके लिए फर्टिलाइजेशन ट्यूब की आवश्यकता होगी, निषेचन नलिका की आवश्यकता होगी। कि जैसे ही इसमें विषम युग्मकी प्रकार के बीजाणु बनते हैं, तो ये विषम युग्मकी प्रकार के बीजाणु क्या करेंगे, निषेचन करेंगे, निषेचन। तो इसके अंदर निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी, निषेचन नलिका की आवश्यकता होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, oomaicetece के सदस्यों को निषेचन की क्रिया के लिए या विषम युग्मजीव बीजाणुओं के सहयुग्मन के लिए किसकी आवश्यकता होगी, निषेचन नलिका की आवश्यकता होगी। और इस निषेचन की नलिका के द्वारा वो क्या करेंगे, निषेचन करेंगे, और निषेचन करके क्या बना देंगे, वो जाइगोट बना देंगे। जाइगोट जैसी संरचना, यानी कि जिसका विभेदन नहीं हो पाता, वो संरचना ये बना देंगे। ये है इनका रिप्रोडक्शन। आगे अपन बात करते हैं इनकी लाइफ साइकिल, इनका जीवन चक्र। अब अपन ने ये सब चीज़ें देख के, और इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि जब अलैंगिक जनन वो करते हैं तो अलैंगिक जनन में उनमें कहीं भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। इसका मतलब उनका जीवन चक्र जिस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, जिस टाइप पे स्टार्ट हुआ, उसी टाइप पे वो चलता रहेगा। लेकिन आपने इसमें देखा कि लैंगिक जनन अगर वो करते हैं तो लैंगिक जनन के टाइम पे उनको एक बार अपने जीवन में अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ता है। इसका मतलब डिप्लॉइड टाइप के जो जूस्पोर हैं वो सारे क्या बनाएंगे, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, निर्माण करेंगे, और वो सारे स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड प्रकार के होंगे। तो इनका जो जीवन चक्र है उसमें हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों स्टेज चलती हैं। तो नंबर 6 जो कैरेक्टर है वो है लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। कि इनका जो जीवन चक्र है वो स्टार्ट होता है हैप्लो से, हैप्लो, बायोन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, जिसको हिंदी में कहते हैं एकल पीढ़ी द्विगुणित, एकल पीढ़ी द्विगुणित, क्या कहते हैं उसको, हैप्लो, बायोन्टिक,
डिप्लॉन्टिक एकल पीढ़ी द्विगुणित। पीढ़ी स्टार्ट हुई किससे? हैप्लॉइड से, अलैंगिक जनन। पीढ़ी स्टार्ट हुई हैप्लॉइड से, ख़त्म कहाँ हुई? डिप्लॉइड में। पीढ़ी स्टार्ट हुई डिप्लॉइड से और ख़त्म कहाँ हुई? हैप्लॉइड में। यानी कि जिनके जीवन चक्र में एक बार अर्धसूत्रीय विभाजन हो जाता है वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में और हैप्लॉइड से डिप्लॉइड में परावर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं। तो इनका जो जीवन चक्र है वो एकल पीढ़ी द्विगुणित हैप्लोबायोटिक डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र जो है इनके अंदर पाया जाता है। तो इनका जो जीवन चक्र है इसके आधार पे, इनका जो क्लासिफिकेशन है उसके आधार पे और इनके जो कैरेक्टर्स हैं उसके आधार पे एक साइंटिस्ट था आइंसवर्थ। उस आइंसवर्थ ने इस ऊमाइसेटीज की बाकी 2 क्लासों को छोड़ करके काइट्राइडियोमाइसेटीज और हाइफोकाइट्राइडियोमाइसेटीज 2 को छोड़कर ऊमाइसेटीज जो थी, इस ऊमाइसेटीज को क्या किया उसने? 4 ऑर्डर में और डिवाइड कर दिया। 4 ऑर्डर में आगे और डिवाइड किया। तो अकेले अपन बात करेंगे काइट्राइडियोमाइसेटीज और ऊकाइट्राइडियोमाइसेटीज को छोड़ करके अकेले ऊमाइसेटीज की, कि ऊमाइसेटीज को आइंसवर्थ ने क्या किया? 4 क्लास में क्लासीफाई किया और उन 4 क्लासेज के बारे में एक बार अपन डिटेल से देख लेते हैं। तो अपन नेक्स्ट हेडिंग है अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ ऊमाइसेटीज। ऊमाइसेटीज का वर्गीकरण। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऊमाइसेटीज का वर्गीकरण। ऊमाइसेटीज का वर्गीकरण। तो जो एंसवर्थ नामक जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया कि इसके टोटल 4 ऑर्डर बनाए। 4 ऑर्डर, जिसमें से इसका जो फर्स्ट ऑर्डर है और सेकंड और थर्ड और फोर्थ की अपन बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर था सैप्रोलैगिनिएल्स। क्या था? सैप्रोलैगिनिएल्स। सैप्रोलैगिनिएल्स। सेकंड जो ऑर्डर है वो है लेप्टोमाइटेल्स। लेप्टोमाइटेल्स। और जो थर्ड ऑर्डर है वो है लेजिनोडिएल्स। लेजिनिडिएल्स। और जो फोर्थ ऑर्डर है वो है पैरेनोस्पोरेल्स। तो आइंसवर्थ नामक जो साइंटिस्ट था जिसको एंसवर्थ भी कहते हैं, इस एंसवर्थ ने क्या किया कि जो ऊमाइसेटीज की क्लास थी, इस ऊमाइसेटीज की क्लास को क्या किया उसने? 4 ऑर्डर में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक ऑर्डर था सैप्रोलैगिनिएल्स, सेकंड ऑर्डर था लेप्टोमाइटेल्स, थर्ड ऑर्डर था उसका लेजिनोनाइडेल्स और लास्ट ऑर्डर था पैरेनोस्पोरेल्स। अब इनके द्वारा बहुत ज़्यादा कोई प्लांट्स के अंदर डिजीज कोज नहीं होती, तो इनकी जो है वो बहुत डिटेल अपन नहीं देखते। अपन इनकी डिटेल जो है वो पीजी लेवल में जो बच्चा एमएससी करता है वो बच्चा इसकी डिटेल अच्छे से देखता है। तो चलो आज की क्लास के लिए थैंक्स। नेक्स्ट अपन जो है नेक्स्ट एपिसोड में आगे की डिटेल देखते हैं।